नमस्ते छात्रों, मैं हूँ राजेश अनोते। हिंदी ज्ञान दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात। इस कविता के रचनाकार है मैथिलीशरण गुप्त जी और इस कविता की विधा है खंड काव्य। तो चलिए छात्रों, चांदनी रात इस कविता का भावार्थ देखते हैं। छात्रों, प्रस्तुत कविता चांदनी रात मैथिलीशरण गुप्त जी के पंचवटी इस काव्य खंड का एक अंश है। इसमें उन्होंने प्रकृति की सौंदर्य का सुंदर एवं मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। तो चलिए इसी कविता का जो भावार्थ है अभी हम देखते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अभी इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार में दिए गए हैं। तो देखिएगा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अभी चारों का अर्थ होता है सुंदर या मनोहर, चंचल का अर्थ होता है गतिशील, थल का अर्थ होता है स्थान या जगह। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अभी यहाँ पर अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और अंबर का अर्थ होता है आकाश और तल का अर्थ होता है निचला भाग। जो हम बेसमेंट कहते हैं उसे तल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में। यानी कवि मैथिलीशरण गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी रात के समय आसमान में चंद्रमा सुंदरता प्रदान करता हुआ दिखाई देता है और उस चंद्रमा की चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई मौज मस्ती कर रही है। तब ऐसे लगता है जैसे उस चंद्रमा की चंचल किरणें जल और जमीन के साथ खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी जगह पर चंद्रमा का निर्मल प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है। तब उसके इस निर्मल प्रकाश को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि धरती से लेकर आकाश तक कोई धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। अभी यहाँ पर देखिएगा, पुलक का अर्थ होता है खुशी के कारण शरीर पर रोंगटे खड़े होना। प्रकट का अर्थ होता है प्रकट या जो सामने हो। उसके बाद में तृण का अर्थ होता है घास, तरु का अर्थ होता है पेड़ या पवन का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। यानी कवि कहना चाहते हैं कि चांदनी रात के समय धरती अत्यंत प्रसन्न दिखाई देती है और वह धरती पर उगी हुई हरे भरे नुकीले घास से यह अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात मंद मंद चल रही हवा के कारण हरी और नुकीली घास खुशी से डोलने लगती है। तब ऐसे लगता है जैसे मानो धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही हो। आगे कहते हैं, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी उसी के साथ साथ उस मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। तब उस समय भी ऐसे लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, यानी अपनी प्रसन्नता जो है प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि मैथिलीशरण गुप्त जी रात के समय का, चांदनी रात के समय का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हुए कहते हैं कि जैसे ये जो सूरज की किरणें जिस तरह से आकर इस धरती को रोशन कराती है, उसी प्रकार इस चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जब धरती पर आती है तब उस निर्मल प्रकाश को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि
सब धरती पर जो है, धरती से लेकर आकाश तक सब तरफ धुली हुई सफेद चादर बिछी हुई दिखाई देती है। उसके बाद में जब हल्की सी हवा आती है तो उसके कारण घास भी डोलने लगता है, पेड़ पौधे भी डोलने लगते हैं, जैसे कि मानो ये पृथ्वी जो है अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। तो चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। छात्रों, अभी अभी जिन पंक्तियों का भावार्थ हमने देखा है वह भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। चाहे तो आप इस वीडियो को रुकाकर इसे लिख सकते हो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी की कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार में दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उन कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। निस्तब्ध का अर्थ होता है जो हिलता डुलता न हो। निशा का अर्थ है रात। स्वच्छंद का अर्थ होता है अपनी इच्छानुसार काम करने वाला। सुमन का अर्थ होता है बहुत धीमी। गंध का अर्थ होता है सुगंध। निरानंद का अर्थ होता है जिसमें आनंद न हो। नियति का अर्थ होता है भाग्य या किस्मत। नटी का अर्थ होता है अभिनय करने वाली जो स्त्री होती है, जो अभिनेत्री होती है, उसे नटी कहते हैं। कार्यकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी चंद्रमा के स्वच्छ और निर्मल प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ चारों ओर कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी बिखरी हुई है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई शोर नहीं है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई है। आगे वो कहते हैं, हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरा निरानंद है कौन दिशा। यानी कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चारों ओर एक मनमोहक सुगंधित सुगंध जो है संपूर्ण वातावरण में फैल रही है और सभी जगह पर स्वच्छ हवा अपनी इच्छा के अनुसार बहुत धीमी गति से बह रही है। ऐसी एक भी दिशा नहीं है जहाँ आनंद का माहौल नहीं है। सर्वत्र आनंद ही आनंद है। आगे वो कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यानी कवि कहना चाहते हैं कि इस चांदनी रात के समय चारों ओर पूर्ण शांति है, फिर भी इस चांदनी रात में कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। यानी जो भी प्रकृति की जो गतिविधियां हैं वो रात के समय में बंद नहीं होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि दिन में जो है पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद ग्रहण करते हैं। और रात के समय में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है खुद ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो प्रकृति का जो गतिविधि है, जो भी कार्य है, वो चलता रहता है, उसमें कुछ जो है खंड नहीं पड़ता है, बंद नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यानी जो भी रात्रि रूपी जो नटी है, उस नटी के जो कार्य है वो चलते रहते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। जो रात्रि रूपी नटी है, यानी जो रात है वो एक प्रकार की नटी है। उस रात्रि रूपी नटी जो है बहुत ही शांत ढंग से, एकांत भाव से और चुपचाप अपनी संपूर्ण गतिविधियां पूर्ण करने में मग्न होती है। कहीं कोई शोर या हलचल नहीं होती है। छात्रों, हमने अभी जिन पंक्तियों का भावार्थ देखा है वो भावार्थ यहाँ पर लिखित स्वरूप में आपके सम्मुख पर रखा गया है। चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हो। मिथिलेश गुप्त जी आके कहते हैं,
है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। इन पंक्तियों में भी जितने कठिन शब्द है, उन कठिन शब्दों का अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार में दिया है, चाहे तो आप उसे लिख सकते हो। तो चलिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अभी यहाँ पर वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी और रवि का अर्थ होता है सूर्य। तो कवि मैथिली शरण गुप्ता जी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर जब चांदनी रात होती है तब सब लोग जो है सो जाते हैं और सबके सो जाने पर पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोतियों को फैला देती है। जैसे ही सवेरा होता है तब सूर्योदय होने लगता है और उस समय ऐसे लगता है जैसे सूर्य हमेशा ही सुबह हो जाने पर इन चांद तारों रूपी मोतियों को बटोरकर अपने पास रख लेता है। अर्थात रात के समय आकाश में जो चांद तारे होते हैं वह सुबह का उजाला होने पर गायब हो जाते हैं। यानी यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि रात के समय ये जब चांद तारे जो है दिखाई देते हैं, जैसे कि मानो ये धरती आसमान में ये चांद तारे रूपी मोतियों को फैला देती है और जैसे ही सवेरा होता है, जब सूर्योदय होने लगता है तब उस समय ऐसे लगता है कि जैसे ये सूरज जो है हमेशा ही सुबह हो जाने पर इन चांद तारों रूपी मोतियों को जो है बटोर कर अपने पास रख लेता है। आगे वे कहते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यहाँ पर विरामदायिनी का अर्थ होता है विश्राम देने वाली, संध्या का अर्थ होता है शाम या सायंकाल, शून्य शाम का अर्थ होता है रात्रि की कालीमा, तनु का अर्थ होता है शरीर, छलकाना का अर्थ होता है प्रकट करना। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सूर्य ने सुबह होते ही चांद तारों रूपी जो मोती है उनको बटोर कर अपने पास रखा था। उन्हीं चांद तारे रूपी मोतियों को शाम होते ही उसे विश्राम देने वाली जो संध्या रूपी सुंदरी है उसको देखकर अपने आप जो है छुप जाता है। तो संध्या रूपी ये जो सुंदरी है, इस संध्या रूपी सुंदरी का जो शून्य सा श्यामल रूप है वह चांद तारों रूपी मोतियों को जो है धारण करता है। तब फिर से आकाश में चांद तारे झिलमिल करते हुए चमकने लगते हैं और वे चांद तारों रूपी मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की जो कालिमा है अति प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में प्रकट होने लगती है। तो चलिए अगली पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का भी भावार्थ यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हो। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इन पंक्तियों में जितने भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों के अर्थ निम्नलिखित शब्द संसार में दिए हैं, चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हो। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। अभी पंचवटी का अर्थ होता है 5 वट वृक्षों का समूह, पर्ण का अर्थ होता है पेड़ के पत्ते, कुटीर का अर्थ होता है घास फूस से बनी झोपड़ी, सम्मुख का अर्थ होता है जो आंखों के सामने दिखे, शिला का अर्थ होता है एक बड़ा पत्थर और निर्भीक का अर्थ होता है जो बिना डरे बहादुरी से काम करता हो। तो यहाँ पर देखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं कि पंचवटी का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि 5 वट वृक्षों की घनी छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है
और उसी झोपड़ी के सामने एक स्वच्छ और साफ सुथरा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उस विशाल पत्थर पर एक दृढ़ मन वाला, धैर्यशील और निडर वीर पुरुष बैठा हुआ है। आगे वे कहते हैं, जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अभी धनुर का अर्थ होता है धनुष चलाने वाला व्यक्ति। भुवन का अर्थ होता है संसार, सृष्टि। भोगी का अर्थ होता है इंद्रियों के सुख की इच्छा रखने वाला कामुक व्यक्ति। कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव या एक पौराणिक देवता जो काम व वासना के उत्प्रेरक माने जाते हैं। दृष्टिगत का अर्थ होता है जो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस चांदनी रात के समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर वह धनुषधारी कौन है जो रात के इस समय जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई देता है जैसे कामदेव की तरह इंद्रियों की सुख की इच्छा रखने वाला कामुक व्यक्ति या उसकी तरह सुंदर दिखाई देने वाला कोई व्यक्ति सन्यासी का रूप धारण कर जो है यहाँ पर आकर बैठा है। यानी यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ये जो वीर पुरुष है जो यहाँ पर इस पत्थर पर बैठा है, वो शायद कामदेव की तरह इंद्रियों की सुख की इच्छा रखने वाला कामुक व्यक्ति है, या उसकी ये जो सुंदरता दिखाई दे रही है उससे ऐसे लगता है कि कोई व्यक्ति सन्यासी बनकर यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। अंतिम पंक्तियों का भावार्थ भी यहाँ पर दिया गया है, चाहे तो अभी इसे भी लिख सकते हो। सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि चांदनी रात इस कविता का जो भावार्थ है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज यही रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।